हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज भी हम एक पेपर डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन है, वही नीट और जेई मेंस पैटर्न, ताकि आपको मज़ा आए सवाल की ग्रिप कैसे बनती है, सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये एसएचएम और इसमें थर्मल के सवाल होंगे, थोड़े बहुत काइनेमेटिक्स का सवाल भी मिलेगा आपको। सो बिफोर स्टार्ट आई वांट टू से दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ें और उनका भी फ़ायदा हो। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम डिक्रीजेज बाई 1%। वेट डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? वेट होता है एम जी, यानी कि जी का डिक्रीज होना। व्हेन इट इज रेज टू ए हाइट एच अबाउ द अर्थ सरफेस, यानी कि ये डिक्रीमेंट का सवाल है। जब हम एच हाइट पे जाते हैं तो ये होता है 2h/r, अगर आपको याद हो। और जब हम नीचे जाते हैं डेप्थ में, तो होता है आपका d/r, डिक्रीमेंट। ठीक है, अब ये परसेंटेज दे दिया आपको, ये दे दिया कितना, 1%। ठीक है, ये डिक्रीमेंट है। इफ बॉडी इज टेकन टू डेप्थ, एच डेप्थ नीचे लेके गए, तो वेट कितना डिक्रीज होगा? यानी कि ये डिक्रीमेंट पता चल जाए तो पता चल जाएगा मुझे, यानी कि डी कितना, h/r। सो h/r, यहाँ 2h/r की वैल्यू कितनी है, 1%। तो यहाँ से मैं h/r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ गई, 0.5%। यही आया ना? तो इसका मतलब ये मैं सीधा पुट कर दूंगा, h/r 0.5%, यानी कि डिक्रीज कितना होगा, 0.5%। सिंपल। अगला सवाल चलते हैं जी। अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेशन का सवाल है। सवाल बहुत आसान है। ये कह रहा है कि दो बॉडी हैं, एक एम मास की है बच्चे, एक कैपिटल एम मास की है, और ये डी डिस्टेंस पे ऐसे रखी हुई है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको लिखना है किस पोजीशन पे, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू देम इज जीरो। यानी कि पहले आपको पोजीशन निकालनी है, किस पोजीशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। मैंने मान लिया पी पॉइंट है, यहाँ पे ई पी क्या होगा, जीरो। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से बराबर होना चाहिए। मान लिया डिस्टेंस एक्स है, तो ये वाली कितनी बची है आपकी, d-x। यानी कि जी स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन d-x का स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे। रूट एम डिवाइड बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू रूट कैपिटल एम अपॉन d-x। आप जब यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा रूट एम डी अपॉन रूट एम प्लस रूट एम विल बी इक्वल्स टू एक्स। जब आप d-x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल एम डी अपॉन, नीचे तो यही रहने वाला है और कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। सो वी आ जाएगा बच्चे पी पॉइंट पे माइनस जी स्मॉल एम बाई एक्स माइनस जी कैपिटल एम अपॉन d-x। आपने सब कुछ निकाल रखा है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा माइनस जी स्मॉल एम अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट स्मॉल एम डी रूट एम, और ये रूट स्मॉल एम माइनस सिमिलरली जी कैपिटल एम, ये ब्रैकेट अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा रूट कैपिटल एम इंटू डी। ये कैपिटल एम, ये इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम बाई डी, और ये आ जाएगा माइनस तो कॉमन ही आ गया, यानी कि रूट स्मॉल एम, और ये आ जाएगा जी आपका रूट कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस रूट कैपिटल एम प्लस रूट स्मॉल एम। ठीक है जी। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस 2 रूट एम रूट कैपिटल एम। आपको पता है ये क्या बनेगा, रूट एम प्लस रूट कैपिटल एम का स्क्वायर बना दूं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट है। एक कॉलम दे दिया आपको ए बी वाटर, ठीक है, बैलेंस बाय सी डी, ये ऑयल दे दिया आपको, शॉन इन द फिगर द रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताना है। तो मुझे पता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर, तो यानी कि यहाँ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पी और क्यू, यानी कि प्रेशर एट पी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट क्यू। ये तो एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर से नीचे आओ, पी पी पे लिखो, क्या लिखोगे आप, पी नॉट प्लस रो ऑयल, रो जी एच होता है ना, रो ऑयल इंटू जी इंटू H1 शुड बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू H2। पी नोट से पी नोट गया,
सो रो ओ बाई रो डब्ल्यू आ गया आपका H2/H1, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ की बात करते हैं। ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर। पी बच्चे क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, यानी कि पावर कांस्टेंट है, तो मुझे पता है एफ डॉट वी इज इक्वल टू पी। अब आप खुद सोचो, पी कांस्टेंट है, एफ डॉट वी यानी कि एम ए इंटू वी, प्रोपोर्शनलिटी बतानी इज इक्वल टू पी, ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, एक्सेलेरेशन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं डी वी बाई डी टी लिख लूँ, या मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिख लूँ। वी और एक्स का रिलेशन बना के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वी और टी का रिलेशन अगर आ जाएगा तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी। तो फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये बात हम सोचते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनलिटी में चेक करना है, यानी कि डी वी बाई डी टी प्रोपोर्शनली ले लो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डी वी बाई डी टी इंटू वी इज प्रोपोर्शनल टू सम कॉन्स्टेंट के, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा डी वी वी स्क्वायर बाई टू। ऐसे करोगे ना, प्रोपोर्शनलिटी है तो सब कुछ गायब करता जा रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा टी, यानी कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी कि डी एक्स बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट टी, यानी कि डी एक्स बोले तो x आ जाएगा यहाँ से, प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 1/2, इंटीग्रेशन करोगे प्लस 1, यानी कि टी टू दी पावर 3/2। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी, फिफ्थ वाला। ये अर्थ है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट द मास। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से आपको इनफाइनाइट पे भेजना है तो इसकी, ये अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है, उसके पास उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r होती है। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है एस्केप कराने के लिए, यानी कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Gmm/r। जी एम को हम क्या लिख सकते हैं, GR², हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। सो GR² इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, आर से आर कट गया, MGR। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स वाले सवाल को देखो। सिक्स वाला सवाल मतलब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है मैं कहूँगा, क्योंकि सवाल इजी भी आएंगे और टफ भी आएंगे, तो हमें तो सारे बनाने आने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक आइडियल गैस है, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। एक गैस है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है, और कुछ नहीं है सवाल में। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो चीज़ें आपकी बहुत आसान है। आइसोथर्मली एक्सपेंड कर दिया हमने, ये हो गया जी। कहाँ से कहाँ तक आया ये, V1 से V2 बच्चे, ये V1 हो गया बच्चे, ये V2 हो गया, ये P हो गया बच्चे, ये V हो गया। ठीक है, V1 से V2 एक्सपेंड हो रहा है, देन कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एडियाबैटिकली। अब कंप्रेस हो रहा है एडियाबैटिकली, ये कैसे हुआ, आइसोथर्मली। अब कंप्रेस होने के दो तरीके, कंप्रेस होने के दो तरीके, या तो ऐसे हो, ठीक है जी, या तो ऐसे आए, समझ रहे हो आप, या फिर ऐसे जाए। ये दो तरीके हैं, मतलब पहले वो एक्सपेंड हुआ, अब कंप्रेस होने के या तो इस रास्ते से कंप्रेस हो, ऐसे, ये एडियाबैटिक, या फिर ये एडियाबैटिक। अब कौन सा होगा, ये बात आई। आप बताओ, एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है नहीं होता है, स्लोप क्या होगा, मोर मोर देन IT आइसोथर्मल, ये आप बात जानते ही हो। तो स्लोप देख लो ना आप, इस पॉइंट पे स्लोप देख लो, ये स्लोप देखो, ये बना, ये स्लोप, ये आइसोथर्मल का स्लोप है, ये विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो ये थीटा हुआ। अब इसका स्लोप तो और कम बनेगा, इस वाले का स्लोप तो कहीं यहाँ आएगा, तो ये एडियाबैटिक नहीं हो सकता, एडियाबैटिक यही हो सकता है। ये देखो, इसका स्लोप ज़्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये स्लोप भाई -10 थीटा, मुझे स्लोप से मतलब है, वो नेगेटिव पॉजिटिव में, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये देखो, ये स्लोप ज़्यादा है। अगर स्लोप ज़्यादा है बच्चे, अगर स्लोप ज़्यादा है तो ये क्या बनेगा, एडियाबैटिक। अगर ये एडियाबैटिक बनेगा तो ये प्रेशर क्या बनेगा, ज़्यादा। यानी कि जब इनिशियल प्रेशर था P1, तो इनिशियल प्रेशर था P1 से फिर प्रेशर हुआ होगा कुछ P2, ये प्रेशर हुआ होगा P2, तो फाइनल प्रेशर है P3, यानी कि P3 विल बी ग्रेटर देन P1। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं, देखो ये वर्क डन, ये एरिया, ठीक है, और V2 माइनस V1 इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव, ये कंप्रेस हो रहा है। सो V2 माइनस V1 क्या आएगा, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला एरिया आप देखो, ये नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा बनेगा, ये नेगेटिव वाला एरिया ज़्यादा बनेगा, यानी कि वर्क डन नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, सेवन्थ पे।
7 नंबर का सवाल है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज nth पावर, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n r टू द पावर n। ये कह रहा है देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट, टाइम पीरियड बताना है, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n। r की मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, यानी कि v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r टू द पावर n+1। अब ओमेगा निकाल लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू द पावर n+1/2। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1/2, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 8 वाले पे चलते हैं, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर मिनिमम एंड द फॉरदेस्ट डिस्टेंस आर मैक्सिमम, तो कुछ ऐसे है, ये सन है, ये आर मिनिमम, ये आर मैक्सिमम। अब एम वी आर तुम्हारा क्या रहता है इस केस में, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे। इफ़ द ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट नियरेस्ट ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, तो आपसे पूछ रहा है वो फर्देस्ट पॉइंट पे, यानी कि ओमेगा इसको मान लेते हैं 1 पूछ रहा है आपसे, तो एम वी आर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो एम आर ओमेगा, ये हो गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एम तो कांस्टेंट है, यानी कि ओमेगा इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 आर मैक्सिमम का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 ओमेगा आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम का स्क्वायर, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये आ गया ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू बच्चे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है यहाँ पे पाई कट गया 2 आ गया आंसर है, तो ये आएगा, ये आएगा, एम्पलीट्यूड 5 है तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन ये है, यानी कि अपन क्या बना लेंगे, प्लस ए माइनस ए। कौन से वाला फेज़र यूज़ करता हूँ मैं, हम हमेशा दोनों फेज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन यूज़ करता हूँ, यानी कि चिड़िया को मैं ऐसे घुमाता हूँ। जिसको अगर दिक्कत हो इस चीज़ में तो एसएचएम का मैंने रिवीजन वाले वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ जाके फेज़र मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप समझ सकते हैं जाके, ठीक है, क्योंकि एक बार समझ लिया तो काम आसान हो जाएगा। खैर, अब आपका पार्टिकल जो है a/√2 पे है एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि a/√2 कहीं यहाँ है एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि मूविंग, यानी कि वेलोसिटी तुम्हारी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। अब कौन सा ग्राफ है वो चूज़ करना है, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए तुम्हारी, नेगेटिव, और a/√2 सिर्फ यही दिख रहा है आपको, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव बी सी, और डी में तो ये तुम्हारा नेगेटिव पे है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि ये देखो a/√2 से शुरू हो रहा है और फिर ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, समझ रहे हैं आप, और फिर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये एकदम फिट बैठेगा। अगर मैं 11 की बात करूँ तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है टी इज इक्वल टू 3t/4 पे, ठीक है, उसकी पोजीशन ये है, तो थोड़ा सा आप अगर वही फेज़र बना लें, सारा सवाल उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये, अगर आप देखें √3a/2 पे इसकी पोजीशन है, सो पोजीशन √3a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, √3a/2 दिस इज √3a/2 एंड मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है जी। अगर ये ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, अगर ये ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब चिड़िया होने के चांसेस कहाँ है, यहाँ यहाँ, तो ऐसे रोटेट करती है क्लॉकवाइज, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ है। अगर इसकी प्रोजेक्शन भी यहाँ बनेगी, लेकिन इस टाइम ये इधर मूव कर रहा होगा, तो ये तो पोजीशन हो नहीं सकती, यही पोजीशन होगी √3a/2, तो ये कितना बनेगा, sin60 cos30, यानी कि 30 डिग्री हो गया। अब आप ध्यान से देखो, टाइम कितना है 3t/4, आगे देखो मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन व्हाट वाज द पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0, तो टाइम कितना देखो 3t/4, ध्यान से देखो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, आप कहोगे हाँ सर ये क्या होता है 2π/t इंटू 3t/4, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये घूमा कितना एंगल, तो अगर मैं इसको ये कर लूँ 3π/2, 3π/2 का मतलब होता है 270, यानी कि जब ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो 270 घूमा है, तो यहाँ से उल्टा चल दो 180, 180 30, यहाँ तक आ गया भैया 210, 210 के बाद सीधी सी बात है कितना चलना है 60, तो ये 60 डिग्री, तो ये कहीं यहाँ होगा, और ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब ये इधर मूव कर रहा होगा, प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रही होगी, कहाँ, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन वाले ये तो हो नहीं सकते, और ये कहाँ है नेगेटिव पे आ गया ना, ये -a/2, सो -a/2,
ये प्लस तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो फेजर से आपके लगभग सारे सवाल एसएचएम के बन जाते हैं। अब अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ये दे दिया आपको, सो ए की वैल्यू आपको दे दी 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो, when the displacement of particle from the mean position is 1 centimeter, x is equals to plus minus 1 centimeter, क्योंकि इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ है। The numerical value of magnitude of acceleration, numerical value of magnitude is equals to the numerical value of magnitude of velocity, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है आपको, सब कुछ तो गिवन है, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट्स अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ कट जाएंगे, सेंटीमीटर में ही है ना दोनों, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4 माइनस 1 यानी कि √3/1 कट गया ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी ये रेडियन में ही आ गया। यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2π, यानी कि √3/2π। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 13th वाला तो 9/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/2। ये तो बेसिक सवाल है, सी ऑप्शन। 14th वाला देख लो, टाइम पीरियड एसएचएम का टी दे रखा है आपको 8 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड। तो आप ध्यान से देखो, इस तरह का सवाल जब भी बनाना हो तो आप फेज़र बनाओ, ऐसे सिंपल, कुछ नहीं करना है, फेज़र बनाना है। और इसी तरह के सवाल नीट में, जेई मेंस में आते रहते हैं। तो ये सवाल, सब सवाल मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको पेपर में आएंगे, पेपर ओरिएंटेड ये सारा कुछ। तो ये पहले सेकंड में कितना चला, पहले आप ये देखो। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, यानी कि ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड नहीं, मुझे पहले सेकंड में चाहिए, तो पहले सेकंड यानी कि 2π/8 इंटू 1 कितना हो गया, π/4। ठीक है, अब 2 सेकंड में देख लो, 2 सेकंड में कितना चला, क्यों, क्योंकि सेकंड सेकंड में बताना है ना कितना, तो पहले मैं 2 सेकंड में निकाल लूँ और फिर 1 सेकंड का घटा दूंगा, तो ऐसा करने वाला हूँ मैं। तो यानी कि 2π/8 इंटू 2, तो अगर आप देखें तो π/2, यानी कि 2 सेकंड बाद ये यहाँ होगा। और ये तो हमें एक चीज़ समझ भी आ रही है, 8 सेकंड है, तो एसएचएम में 4 हिस्से होते हैं ना इक्वल, भाई 4 हिस्से होते हैं ना, पहले पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि 2 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, यहीं होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना चला, π/4, अगले सेकंड में भी π/4, तो ये कहाँ पहुँचा, a/√2। ठीक है, अब अगले सेकंड में ये इतना ही तो चला, a माइनस a/√2, बस इसका रेशो बताना है, यानी कि a/√2 बच्चे डिवाइड बाई a√2 माइनस 1/√2 कट गया, यानी कि 1/√2 माइनस 1। अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कैसे करूँ भाई, भैया सीधी सी बात है, √2 + 1 कर ले अपॉन √2, ये तो आता ही होगा, 10वीं कक्षा में सिखाया गया है, यानी कि √2 + 1/2 माइनस 1, यानी कि √2 + 1 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि 2 पार्टिकल ए एंड बी परफॉर्म एसएचएम along the straight line with same amplitude, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी, द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सब कुछ सेम है। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज फाउंड टू बी इतना, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसी बात है तो पहले आप एसएचएम बना लो, मैं सवाल समझाता हूँ आपको। ये सवाल ये कहना चाह रहा है आपसे कि फारदेस्ट डिस्टेंस कब होगी, तो आपको सीधी सी पता है, अगर वो इक्वल फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों के दोनों ऐसे होंगे, ये और सेम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, घूम रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी से, तो आगे पीछे तो हो नहीं सकते ओमेगा ऐसे, तो ये सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस इनके बीच, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इनके बीच का यही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अगर ये मीन पोजीशन है तो तभी बन सकता है जब ये दोनों ऐसे हों, यानी कि ये वाला, फेजर पे शो करने के लिए वो ऐसे शो करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सवाल ये नहीं है इसका, इसका सवाल ये है कि ये तो 3a/2 है, ये तो है 3a/2। अब कुछ टाइम बाद ये क्या है, सेम पोजीशन पे, डिस्प्लेसमेंट सेम है, कैसे मूव कर रहे हैं वो बात नहीं है, सेम पोजीशन पे है। तो सेम पोजीशन पे है जब उनकी परछाई एक दूसरे को काटे, तो परछाई एक दूसरे को तभी काटेगी जब ये ऐसे पहुंच जाएंगे, ये। अब देखो ये हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा, फेजर से सब समझ में आता है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे, तो हो गया ना मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो मुझसे ये पूछा गया है, आप मुझे बताओ ये कितना है, 3a/2, यानी कि 3a/4 लिख सकता हूँ इसको,
आप कहोगे हाँ सर। आप मुझे ये बताओ, ये एंगल क्या है? थीटा। ये क्या है? ए। और मुझे ये बताना है बच्चे, अगर मुझे ये बताना है तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ? इसको कैसे बता सकता हूँ मैं? पहले मुझे थीटा तो पता हो, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा आ गया आपका 3/4। इसके बाद मैं cos थीटा लिख लेता हूँ, मुझे x चाहिए, सो x/a, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू a cos थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 9/16। तो ये कितना हो जाएगा? 7/4। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है सवाल के अंदर। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एस एच एम ऑन एक्स एक्सिस अबाउट द मीन पोजिशन हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 0। पार्टिकल कहाँ है? a/2 पे है। वही एस एच एम बनाओ, फेजर बनाओ, सॉरी। पार्टिकल कहाँ है? a/2 पे है और एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, मूविंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव मतलब वो अवे फ्रॉम द चल रहा है ऐसे। तो ये कितना हो गया? ये तुम्हारा आया कितना? a/2 का मतलब है तुम्हारा 60 डिग्री, है ना? cos 61/2 होता है। तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखूंगा मैं इसके? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कितना है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम अबाउट द डायमीटर। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना होता है? mr²/2। ये कितना होगा? mr²/4। यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो पता ही है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही तो पास हो रही है। तो mr², तो आप जब करोगे तो ये तो बेसिक सवाल है। अब अगले वाले सवाल को देखो जी, क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 और 19 थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? देखो, टेंशन, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टेंशन टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, और ये क्या है? मासलेस है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 120, इससे खींच रहे हो 120 माइनस 2t विल बी इक्वल्स टू m/a। लेकिन पुली तो मासलेस है, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू होगा आपका 60। अब ये 2t से ऊपर खींच रहे हो, इसका एक्सेलरेशन पूछ रखा है 2t, यानी कि 120 माइनस नीचे कितना है? 80 विल बी इक्वल्स टू 8a, यानी कि कितना आ गया? 40/8 विल बी इक्वल्स टू a, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 19 की बात करते हैं। 19 थोड़ा सा अच्छा सवाल है और मज़ा आएगा आपको इसको करके, इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अगर आप 19 को देखो तो फोर्स, ये अच्छा सवाल है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ये फोर्स दे रखा है। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग द लाइन, ये इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एक बार आप ये लाइन ड्रॉ कर लें, फिर देखें कितना ऐसा दिखने वाला सवाल कितना आसान है। देखो जी, ये y है बच्चे, ये x है। तो इसको लिखो आप, इसको कैसे लिखोगे? 3y विल बी इक्वल्स टू -kx+5। ये बात तो आप समझ गए। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक बात तो, कि y विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा -k/3, यानी कि स्लोप इसका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो आप आराम से लाइन ड्रॉ कर ही सकते हो। लाइन आप कह दोगे कि सर ये आ जाएगी लाइन, तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल्स टू mx+c। m क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। और m की वैल्यू कितनी है आपकी? k/3। k/3। तो m की वैल्यू यहाँ से पता चल गई। दूसरी बात जो मुझे पता है, देखो, अगर फोर्स, ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? ये कह रहा है कि वर्क डन व्हेन द पार्टिकल मूव अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, यानी कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चा इस बात को पकड़ गया वो सवाल बना जाएगा। यानी कि ये फोर्स हो गया, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, तभी वर्क डन 0 हो सकता है। तो ये 90 पता चल गया आपको। और ये एंगल थीटा, ये कितना है? फोर्स दे तो रखा है, थीटा निकालने के लिए तो है। ये देखो, ये कितना है? 3। ये कंपोनेंट कौन सा है उसका? 2, यानी कि यहाँ से आपका आ गया 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/2। ठीक है। अब मुझे तो लाइन का स्लोप यहाँ से चाहिए ना। अब लाइन का स्लोप मुझे कैसे चाहिए? देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, आपको ये सिखा रखा है। ये मान लो फाई है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? -10 फाई।
ठीक है, अब 10 फाई कैसे निकालोगे आप? तो 10 फाई निकालने के लिए बच्चे आप क्या करोगे? फाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ भाई। ये 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल 180 में से घटा दो, तो फाई कितना बनेगा तुम्हारा? 90 माइनस थीटा, यानी कि m विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 फाई, यानी कि 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/10 थीटा। सो एक यहाँ से पता चल गया, और ये दोनों को बराबर रख दो, यानी कि k/3, मैग्नीट्यूड ही तो कंपेयर करना, 1/10 थीटा 3/2, यानी कि घट गया, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सिंपल सवाल था, अदरवाइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो ये इसकी अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। कुल मिला के मैं सवाल समझा देता हूँ, जब आप इस सवाल को आपने पढ़ा होगा तो सब कुछ स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये बंदा इसको खींच रहा है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा, ये पूछ रहा है कि जो वेज है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन द ब्लॉक मीट्स द पुली, यानी कि जो ये वेज है ये कितना मूव करेगा, ये सवाल है। अब देखो, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ? नहीं। अब आपके समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या है? UCM, रेस्ट पे, तो फाइनली भी क्या रहेगा? रेस्ट पे, यानी कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ये सवाल कहाँ से है? सेंटर ऑफ मास से। कैसे करेंगे? करने का तरीका बड़ा आसान है, सीधी सी बात है। ये इनिशियल पोजीशन मान ली मैंने, ये मैंने रेफरेंस ले लिया, मुझे नहीं पता, जब भी मैं ये चीज़ें करता हूँ तो बस ऐसे ही। अब ध्यान से देखो, मैंने कह दिया कि ये इतना शिफ्ट हो गया, मान लिया भाई इतना शिफ्ट हो गया, पुली इधर लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुल मिला के एंड में पहुंच गया इसके, ठीक है। और मैंने इसी लेंथ को, ये लेंथ को मैंने y मान लिया, सिंपल है भाई। ये मैंने एंड में ही मान लिया, तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये 2 मीटर, और ये टोटल हो गया तुम्हारा, इसका सेंटर ऑफ मास इसका कहीं बीच में ही होगा वेज का, ये मैंने y मान लिया। मैंने मान लिया कि ये x शिफ्ट हुआ है बच्चे, कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। मैंने क्या माना कि ये कितना शिफ्ट हो गया जी? x शिफ्ट हो गया। अब बात है कि चलो ये x शिफ्ट हो गया, तो कौन कहाँ पहुँचा? तो ब्लॉक यहाँ पहुँच गया होगा, ये वाला, ये यहाँ पहुँच गया होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इंसान यहाँ था, अब इंसान के लिए लिखो 2m। x फाइनल कहाँ गया? x इनिशियल कहाँ था? 0। मानते हो नहीं मानते हो? प्लस, अब आप एक काम कर लो, इसको 2y मान लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़े, क्योंकि फिर ये मिड y ये y बन जाएगा ना, बस इसलिए कर रहा हूँ। अब हम वेज के लिए लिखते हैं, वेज का मास m है, x फाइनल वेज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँचा? यहाँ पे, ये कितना है जी? y। सो y प्लस एक्स, इनिशियल कहाँ था? y पे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए लिख रहा हूँ। ये क्या लिखोगे आप? m। x फाइनल कहाँ पहुँचा? ये फाइनल पहुँचा x और प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है जी। इनिशियली कहाँ था? इनिशियली कहाँ था? ये यहाँ पे 2y माइनस 2, भाई ये घटा दिया ना ये मैंने, ठीक है। 2y माइनस 2, सो माइनस 2y माइनस 2, यानी कि प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। y से y गया, 2y से 2y गया, यानी कि 4mx विल बी इक्वल्स टू माइनस के m इंटू 2, m से m काट दो, x विल बी इक्वल्स टू माइनस के 2/4, ये माइनस 0.5, यानी कि क्या बता रहा है आपको? माइनस, यानी कि आपने जो ये पॉजिटिव लिया है ना, इसका मतलब वो इधर डिस्प्लेस हुआ है, और कितना डिस्प्लेस हुआ है? 0.5 मीटर। सो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? आपका आंसर आएगा 0.5। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब इसका पहले वाले का आंसर देखते हैं जी। ए जेट हैविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड भी दे दिया, स्ट्रीम क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, ठीक है। हिट ए फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो फोर्स कितना लगाएगा? F विल बी इक्वल्स टू होता है VR/dm/dt, यही होता है फोर्स। अब मास क्या होता है? अगर ये पाइप है, इस पाइप में से पानी ऐसे निकल रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A, ठीक है। तो फोर्स कितना लगाएगा ये? m को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, यानी कि dx। छोटे से पार्ट के लिए लिख लिया, बस छोटा सा मास हिट कर रहा है।
सो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा वी, यानी कि फोर्स, और सीधा भी फॉर्मूला आप याद रखते हैं रो ए वी स्क्वायर। तो आप इसको पुट करोगे 10⁻³ एरिया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी 100 वी का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ से करोगे तो इसका आंसर आएगा 20 न्यूटन, यानी कि 2 3 5 -4 10। ठीक है जी, ऑप्शन 0 ये हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला आप थोड़ा लैंग्वेज में फंसे होंगे, थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से देना चाहिए था। एक स्विमर है, वांट्स टू क्रॉस, यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है, और ये कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये स्विमर जो है विद रिस्पेक्ट टू वाली दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आपको ये दे रखा है, क्लियर है। और उसको यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पहुंचने का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन इधर दिखना चाहिए, तभी तो पहुंचेगा ना। ये तो हमें पता ही है भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो यहाँ जाता हुआ दिखना चाहिए, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। तो आप समझो वी एम आर क्या होता है आपका, वी एम माइनस वी आर, ये बना लो। सो वेलोसिटी ऑफ एम विल बी इक्वल्स टू वी एम आर प्लस वी आर। तो आप ये बताओ, ये दो वेक्टर का सम ये आना चाहिए, यही तो है, यानी कि सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दो वेक्टर का सम ये आना चाहिए। यानी कि ये क्या है, वी एम आर, ये क्या है, वी आर, और ये देखो ये 30 दे रखा है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसका मतलब ये अलोंग बाइसेक्टर तभी आ सकता है, दो वेक्टर यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बाइसेक्टर के अलोंग मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है तो अलोंग बाइसेक्टर आएगा, तो इसका मतलब टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री, सिंपल। चलो जी, ये ध्यान रखना है, ये दो वेक्टर, क्योंकि ये वी एम आर बच्चे और ये वी आर बराबर है ना, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड हैं, तो अलोंग बाइसेक्टर कहाँ आएगा, अलोंग बाइसेक्टर आएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आना तो यहीं है, वी एम तो यहीं दिखना चाहिए, वो वाली बात है। थर्ड वाली बात क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर लिया आपने इतना और इतना, 4 ग्राम हीलियम, ठीक है जी, और आपका 28 ग्राम क्या हो गया आपका, तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया। चलो फिर सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, नाइट्रोजन हो गया। इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल, इतना कांस्टेंट वॉल्यूम। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बाय द मिक्सचर टू डबल द रूट मीन। अगर रूट मीन स्क्वायर डबल करनी है आपको तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। यानी कि आप क्या कर रहे हो, वी आर एम एस वी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, आप इसको ट्वाइस कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी डैश, यानी कि टी डैश हो जाएगा 40। अगर आपको 40 करना है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे, म्यू सी वी मिक्स इंटू टी, डेल्टा टी बोले तो। अब म्यू कितना है, 4/4, 1 मोल यहाँ से आ गया, ये भी 1 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन, एक वो, तो टोटल आ गया 2। सी वी मिक्स कैसे निकालोगे, एफ मिक्स बाई 2 इंटू आर। एफ मिक्स निकालना मैंने पिछले पेपर में भी डिस्कशन किया था, एफ मिक्स ही निकालो हमेशा, जब भी सी वी मिक्स गामा मिक्स निकालना आ जाए। देखो गामा मिक्स निकालना आ जाए तो फॉर्मूला 1+2/एफ मिक्स, तो आपको अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एफ मिक्स कैसे निकालना है, एफ मिक्स निकालने का तरीका बहुत आसान है, 1 इंटू ये हीलियम मोनोएटॉमिक 3 μ1 F1 प्लस μ2 F2 डिवाइड बाई μ1 प्लस μ2, यानी कि आ गया 4। तो जब मैं अब इसको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 4/2 इंटू आर बोले तो 25/3 गुना डेल्टा टी कितना हो गया 3t, 40 है ना, 40 में से टी घटाओ 3t, यानी कि 3 इंटू 300, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, और आपको क्या डेल्टा एच बाई 1000 बताना है, तो 25 चौका 100 गुना 300, 300 है ना ये, गुना 300 डिवाइड बाई 1000, तो आपको समझ आ रहा होगा 30 आंसर आ गया, सिंपल। आंसर कितना आया 30। करने का तरीका सारी चीज़ें, पर ये इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एफ मिक्स निकालो क्या निकालो, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो आपको पता है वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। यानी कि ये क्या है, जो ये है, क्लियर है, तो इसको एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको आएगा ओमेगा ए इज इक्वल टू आ गया 10, और ए की वैल्यू जो एक्स के नीचे है, यानी कि ये आ गया आपका 2.5, यानी कि ओमेगा आ गया आपका 4। एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है मैक्सिमम, सेंटीमीटर में सब कुछ है तो चेंज ही क्यों करना, क्योंकि पूछ भी सेंटीमीटर में रहा है। यूनिट का खास ध्यान रखते हैं, ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू ए कितना है तुम्हारा 2.5, यानी कि 4 का स्क्वायर
16 इंटू 2.5 यानी कि ये आ गया तुम्हारा 40। क्लियर है जी? भाई 10 चौक 40, हाँ सही है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये एक्सेलेरेशन दे दिया आपको, ठीक है, और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट ए गिवन, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये इक्वेशन किसकी है, एक्सेलेरेशन अगर जीरो होगा तो एस एच एम दिख रहा है ना, ए इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आप ए इज इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू 4। पहले तो आपको एम पी पता चल गया, मीन पोजिशन, पर इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ये एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे था, आगे कहाँ जाके रुकेगा, यानी कि ई पी पूछना चाह रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन। तो एक्सेलेरेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, वी डी वी बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब ये ज़ीरो मैंने मेरा रेफरेंस के हिसाब से यहाँ ज़ीरो ही मान लिया मैंने, कि ज़ीरो से देख लेता हूँ कितना गया, ज़ीरो से x, और ये वेलोसिटी वी डी वी, ये तो ज़ीरो से ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया, यानी कि 8x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से जब आप इसके रूट निकालो तो क्या आएगा, इसके रूट x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और एक्स इज इक्वल्स टू 8, यानी कि ये पोजीशन जो है, अगर वो पोजीशन भी पूछ ले आपसे कि एक्स कितनी उस पर, तो एम्पलीट्यूड तो आ गया 8। अगर वो पूछ ले कि एक्स इज इक्वल्स टू कितने पे जाके वेलोसिटी, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 12 मीटर, यहाँ जाके वेलोसिटी जीरो, तो वो कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरह का सवाल बनाना आना चाहिए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सारे सॉल्यूशन में। ये 25 सवाल थे, और मेरे हिसाब से मैंने हर एक सॉल्यूशन को अच्छे से बताने की कोशिश की है। और जुड़े रहिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सवालों की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे तो आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, और जो बच्चे आगे जेई मेंस भी देंगे उनके लिए भी बड़ी हेल्प होगी। आई प्रॉमिस टू यू। मिलते हैं जी नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में।